गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल ज़िंदगी। हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसमें हम पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने वाले हैं। उस सीरीज़ का एक हमारा सेकंड वीडियो है। अब तक हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तक पढ़ा था, तो सीधे स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम को गवाए हुए। देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा December 13, 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर जो भी इसकी फ़िलोसफी है, जो भी इसके फंडामेंटल्स है, उसके ऊपर हमारा प्रियम्बल बेस्ड है। तो देखिए, जो फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ पर देखिए आप, कि जो पावर एंड अथॉरिटी है ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कहाँ से डिराइव होती है? तो पीपल की तरफ से डिराइव होती है। एमसीक्यू बनेगा, ध्यान में रखिए। जो पावर एंड अथॉरिटी है ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, वो डिराइव की जाती है फ्रॉम द पीपल। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि wherein shall be guaranteed and secure to all people of India justice, social, economic and political। तीनों स्पेयर्स में हमें जस्टिस मिलता है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दी गई है। देन फ्रीडम है थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का। तो देखिए, जो ये पॉइंट है वो एज इट इज़ हमें दिखाई पड़ते हैं हमारे प्रियम्बल में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रियम्बल है हमारा, वो बेस्ड है ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब दिया गया था? December 13, 1946 को मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ओके, तो यहाँ पर एमसीक्यू बनता है, ध्यान में रखिए कि December 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे मूव किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन पॉइंट है, देखिए, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। देखिए, एक बात याद रखिए कि हम ये जो पूरी की पूरी बुक कर रहे हैं, इसमें से हम वही पॉइंट करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ओके। देन चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट कौन सा था हमारा? इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो है 1947 का। उसके द्वारा क्या चेंजेस किए गए ये यहाँ पर दिया गया है। तो जो असेंबली है वॉज मेड अ फुल्ली सॉवरिन बॉडी, पूरी की तरह सॉवरिन बनाया गया था उस असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को। सॉवरिन का मतलब होता है कि वो फ्री है, कि चाहे जो भी निर्णय उन्हें अच्छा लगे वो ले सकते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। ओके। तो विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड, जो भी उन्हें लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन ये अच्छा है वो फ्रेम कर सकती है। पूरी की पूरी उन्हें आज़ादी दी गई थी। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। इंडिया के रिलेशन में जो भी पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए, या तो उन्हें वो अल्टर बदल सकती है, चेंज कर सकती है, या पूरी की पूरी तरह एब्रोगेट या मतलब निष्कासित कर सकती है, पूरी की पूरी तरह हटा सकती है। ये पावर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। किस एक्ट द्वारा? इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के द्वारा। देन दूसरा कौन सा चेंज किया गया था कि जो असेंबली थी उसको भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया था। ओके। तो ये देखिए, पूछा जाता है कि असेंबली जो थी वो दो फंक्शंस करती थी, वो कौन कौन से? तो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी मिलती थी और एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी मिलती थी। ठीक है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि इन अदर वर्ड्स टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली। तो देखिए, इलेक्शंस नहीं हुए थे तब तक, तो जब तक इलेक्शन नहीं हुए तब तक जो बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी, वही पूरे के पूरे लॉ भी बनाएगी और वही कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करेगी। ऐसे दो फंक्शंस उसे दिए गए थे। ओके। तो देखिए क्या दिया गया था कि दो फंक्शंस में से, दैट इज मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी इंडिया के लिए और जो ऑर्डिनरी लॉज है उसे भी इनेक्ट करेगी। दिस टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज। दो अलग अलग दिन पर ये करेगी। दस द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पार्लियामेंट कौन सी थी हमारी फ्री इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेन एवर द असेंबली मेट एज कंस्टिट्यूएंट बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कंस्टिट्यूएंट बॉडी की तरफ जब भी मिलेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन रहेंगे। व्हेन इट मेट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी, तो कौन रहेगा चेयरमैन? जीवी मावलनकर। तो देखिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे या फिर फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो जीवी मावलनकर। और जो हमारे प्रेसिडेंट थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह मिलती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन,
और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तब कौन चेयरमैन था? जीवी अवलनकर। दिस टू फंक्शंस कंटिन्यूड टिल नवंबर 26, 1949। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, हमने तब अडॉप्ट किया था। ओके, ओनली अडॉप्ट व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। कब ओवर हुई थी? नवंबर 26, 1949 को। तब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी इसने 2 फंक्शन किए थे। ओके, देन जैसे कहा गया था कि पार्टीशन हुआ था 1947 के बाद, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या कर लिया था? विड्रू कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से। तो जो स्ट्रेंथ थी, टोटल स्ट्रेंथ, वो घट के हो गई थी 389 से 299। तो अगर यहाँ पर 299 हो गई तो जो 296 थी, जो कि इंडियन प्रोविंसेस की थी या फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी, फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंसेस की, वो घट के हो गई थी 296 से 229। और जो 93 थी प्रिंसली स्टेट्स की, उसकी स्ट्रेंथ हो गई थी 70। ओके, देन अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए और कौन से फंक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा परफॉर्म किए गए थे। तो ये जो 5 फंक्शंस यहाँ पर दिए गए, इनकी डेट इम्पोर्टेंट है, इन पर एक MCQ बनता है। जैसे कि अगर आपने कभी MPSC की एग्ज़ाम दी हो, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें बहुत बार पूछा गया है कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था, मतलब नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था। तो इसके लिए एक ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। देखिए, जब इंडिपेंडेंस मिला था हमें 15 अगस्त 1947 को, तब हमने क्या किया था कि फ्लैग को होस्ट किया होगा, राइट। तो नेशनल फ्लैग जो है उसको हमने पहले ही अडॉप्ट किया है जुलाई 22, 1947 को। ये एक ट्रिक की तरह है। ओके, ऐसा ही हुआ होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन देखिए नेशनल फ्लैग तो होना चाहिए होस्ट करने के लिए, राइट। तो नेशनल फ्लैग को हमने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें की गई थी। पहली बात तो है कि नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था, देन नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनको भी हमने इलेक्ट किया था ऑन द सेम डेट जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। ओके, तो फर्स्ट क्या था कि नेशनल फ्लैग को हमने 22 जुलाई को 1947 को अडॉप्ट किया था। देन जनवरी 24, 1950 को हमने 3 चीज़ें की थी, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, एंड फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको इलेक्ट किया था। ओके, और एक चीज़ की गई थी कि जो हमारी मेंबरशिप थी इंडिया की कॉमनवेल्थ के लिए, मतलब कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं। ओके, कॉमनवेल्थ क्या होता है? देखिए, जो अंग्रेज़ों ने जिन जिन कंट्रीज़ पर हुकूमत की थी ना, वो देशों का आपस में कॉमनवेल्थ होता है, मतलब वो पूरे के पूरे देश उस कॉमनवेल्थ के मेंबर होते हैं। तो उन नेशंस को हम कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं, मतलब जिन पर हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का राज था। ओके, तो ये जो मेंबरशिप थी हमारी, इसको रेटिफाई किया गया था, इसको परमिट किया गया था कब? मई 1949 को। तो इसको जो रेटिफिकेशन मिला था वो मई 1949 को मिला था। ये भी किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही दिया था। ओके, और ये जो 5 फंक्शंस है, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग एंड इलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सब किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितने सेशंस हुए हैं? तो 11 सेशंस जो थे वो 2 साल में हुए थे। तो इसके लिए लगे थे 11 मंथ एंड 18 डेज। ओके, 2 years 11 मंथ एंड 18 डेज। इसमें कितने सेशंस हुए थे? 11 सेशंस, याद रखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से गए थे, गुजरे थे। उसके बाद ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। कितने दिनों तक हमने कंसिडर किया था? 114 डेज के लिए। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 लाख। पूछा जा सकता है कि कितने पैसे लगे थे उस टाइम। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब तैयार हुआ था तो उसके लिए 64 लाख लगे थे। 60 कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनको हमने छाना, उनमें से जो भी हमें आइडियाज़ अच्छी लगी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ली, और उसको कंसिडर करने के लिए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें 114 दिन लगे।
और वैसे असेंबली के पूरे सेशंस हुए थे 11, जिसको हमने 2 साल 11 महीने और 18 डेज में कंप्लीट किया था। ओके, देन ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। तो फाइनल सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी को, जिस दिन हमने 3 चीज़ें अडॉप्ट की थी। कौन सी? एक तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था। ओके, तो इसी दिन जो था हमारा वो फाइनल सेशन था। तो ये एंड तो नहीं हुआ था, एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951-52। तो ये जो लास्ट का सेशन था वो जनवरी 24, 1950 से कब तक चला था? फर्स्ट इलेक्शन तक। ओके, देखिए अब इम्पोर्टेंट क्या है इस पूरे के पूरे लेक्चर का, अगर हम सार बताना चाहें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कमिटीज़ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कमिटीज़ कौन सी है ये पूछा जाता है ज़्यादातर की एग्ज़ाम में। तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए जिसमें भी यूनियन लगेगा ना, जनरली वो जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड की गई होगी। ओके, जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी, जो यूनियन पावर्स कमेटी है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड की गई है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, ये भी जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। ओके, यूनियन के दोनों भी, यूनियन पावर्स कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? सरदार पटेल। देन ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबको पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। 2 कमेटीज थी सरदार पटेल की तरफ, एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड सेकंड वन इज एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है, दिस कमिटीज़ हैड द फॉलोइंग 5 सब कमिटीज़। अब ये जो कमेटी थी इसकी सब कमिटीज़ भी है, तो ये भी पूछा जाता है कि जो सब कमिटीज़ है उनके भी हेड कौन कौन थे। तो इसमें से देखिए फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी उसके हेड थे जे बी कृपलानी। माइनॉरिटीज़ के लिए जो सब कमेटी थी उसके हेड थे एच सी मुखर्जी। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एक है फंडामेंटल राइट्स की, वैसे भी फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उसके जे बी कृपलानी हेड थे, और माइनॉरिटीज़ की जो सब कमेटी थी उसके एच सी मुखर्जी हेड थे। देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसके जो हेड थे वो थे गोपीनाथ बारडोलोई। ओके, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और जो एक्सक्लूडेड एरियाज है उसके हेड थे गोपीनाथ बारडोलोई। देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 पर से आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी और माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी। सब कमेटी में अगर पूछा जाए तो ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए थे जे बी कृपलानी और माइनॉरिटीज़ के लिए थे एच सी मुखर्जी, दोनों के हेड। देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, एक तो नॉर्थ ईस्ट का हो गया जिसके गोपीनाथ बारडोले थे, और नॉर्थ वेस्ट के जो थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज की सब कमेटी के लिए उसका तो यहाँ पर दिया ही गया नहीं है। ओके, देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड की गई थी। देन स्टेट्स कमेटी जो थी उसको जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। ओके, देखिए स्टेट्स कमेटी वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन स्टीयरिंग कमेटी किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तो 2 कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, एक तो स्टीयरिंग कमेटी और एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। एंड स्टेट्स कमेटी किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू। तो टोटल 3 कमेटीज थी जवाहरलाल नेहरू के पास, एक तो स्टेट कमेटी और 2 यूनियन कमेटीज़, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एंड थर्ड वन इज स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स किसके लिए? तो कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। देन अब देखिए माइनर कमेटीज़ कौन सी, तो जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ्स कमेटी जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी जिसके थे अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर। देन हाउस कमेटी
दुपट्टा भाई सीताराम मैया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये चेयरमैन थे। और बाकी के जो भी मेंबर्स थे इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मेंबर्स थे जिन्हें रिप्लेस भी किया गया था, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मेंबर ने किसे रिप्लेस किया था। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है अमंग ऑल द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी वॉज ड्राफ्टिंग कमेटी, सेटअप ऑन August 29, 1947। डेट याद रखिए कब सेटअप किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, तो August 29, 1947। ओके, देन was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसका जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करना था वो किसका टास्क था? इस ड्राफ्टिंग कमेटी का। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। तो कौन कौन से 7 मेंबर्स थे ये देखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, देन N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, ये 5 तो थे, ठीक है, जिनको रिप्लेस नहीं किया गया था। तो कौन से थे 5? डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह। देन जो 2 और मेंबर्स थे जिन्हें रिप्लेस किया गया था उनका नाम देखिए। N माधव राव, इनको रिप्लेस किया गया था BL मित्तर द्वारा, BL मित्तर, हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ, हेल्थ की वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया गया था। उसके बाद थे TT कृष्णामाचारी, ही रिप्लेस्ड DP खेतान हु डाइड इन 1948। तो देखिए 2 जो मेंबर्स थे, एक तो BL मित्तर जिनकी हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से उनको रिप्लेस किया था N माधवराव द्वारा, और DP खेतान को रिप्लेस किया गया था TT कृष्णामाचारी द्वारा। क्यों? क्योंकि DP खेतान जी की मौत हुई थी 1948 में। तो ये 7 मेंबर्स है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स थे। तो चेयरमैन तो सभी को पता होता है, जनरली चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरे मेंबर थे N गोपालास्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 4th वन इज डॉक्टर KM मुंशी, 5th सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 6th N माधवराव और 7th TT कृष्णामाचारी। N माधवराव ने BL मित्तर को रिप्लेस किया था और TT कृष्णामाचारी ने DP खेतान को। DP खेतान की मौत हुई थी इसलिए कृष्णामाचारी ने उन्हें रिप्लेस किया था। देखिए खेतान और कृष्णामाचारी के तो के ने ही के को रिप्लेस किया है, एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। ओके, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन कब किया गया था? August 29, 1947 को। ओके, देन द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ वेरियस कमिटीज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरियस कमिटीज़ की तरफ से उन्होंने ड्राफ्ट लिया और उसको प्रिपेयर किया, प्रपोजल्स लिए और एक ड्राफ्ट बनाया, पहला ड्राफ्ट, जिसको उन्होंने पब्लिश किया February 1948 को। देन द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस। पहला जो ड्राफ्ट था उसको पब्लिश किया गया था 1948 को फरवरी में, और 8 महीने दिए थे उसको डिस्कस करने के लिए। द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स, ठीक है, डिस्कस किस को करना था? ड्राफ्ट को डिस्कस करना था, और जो भी अमेंडमेंट आपको प्रपोज करनी है वो आप 8 महीने में प्रपोज कीजिए। देन इन लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, सजेशंस, द ड्राफ्टिंग कमेटी prepared a second draft which was published in October 1948। तो फरवरी 1948 को दिया था, 8 महीने दिए थे डिस्कस करने के लिए और कुछ अमेंडमेंट्स सुझाने के लिए। फिर सेकंड जो ड्राफ्ट था उसको पब्लिश किया अक्टूबर 1948 को। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस दैन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। 6 महीनों के अंदर उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था। इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 days। 141 दिन ही ये कमेटी बैठी थी। ओके, देन इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन नवंबर 4, 1948। तो जो लास्ट ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट था, वो कब पब्लिश किया था? नवंबर 4, 1948। पहला तो फरवरी में किया था, दूसरा अक्टूबर में, और थर्ड जो लास्ट था वो था नवंबर 4, 1948, जिसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी इस दिन। द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days।
5 दिनों तक जनरल डिस्कशन चला टिल नवंबर 9, 1948। देन सेकंड रीडिंग हुई, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन किया गया था इसमें, रिलेशन, ठीक है, और नवंबर 15, 1948, और इसको एंड किया गया था 79। देखिए डेट्स वगैरह कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ये याद रखिए कि 3 बार इस मतलब ड्राफ्ट को प्रपोज किया गया था, 3 प्रपोजल दिए गए थे, एक फरवरी में, एक अक्टूबर में और एक नवंबर में। 141 दिन के लिए पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी, उन्होंने ड्राफ्ट्स प्रिपेयर किए थे। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 contained a preamble, 395 आर्टिकल्स एंड 8 schedules। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो 1949 में हमने अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था उसमें क्या क्या था। तो उसमें प्रीएम्बल था, जी हाँ बिल्कुल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 schedules थे। कितने थे? 8। 395 आर्टिकल्स, 8 schedules और एक प्रीएम्बल। कब? 26 नवंबर 1949 को जब हमने ये एडॉप्ट किया था। ओके, ओनली एडॉप्ट किया था, ये फॉर्म में नहीं आया था। फॉर्म में कब आया था? जनवरी 26, 1950 को। क्यों? क्योंकि हमें कमेमोरेट करनी थी जो पूर्ण स्वराज दिन था 1930 का, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था 1930 को। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हम ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में लाया था। ओके, देन डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर, पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पायलट किया था असेंबली में। देन ही टुक अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट in the deliberation of the assembly. He was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floor of the assembly. He is recognized as the father of the Constitution of India, the brilliant writer, constitutional expert, undisputed leader of the scheduled caste, and the chief architect of the Constitution of India is known as a modern Manu. तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जनरली हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दर्जा किसे देते हैं? डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को, जो कि हेड थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के। देन देखिए एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने अडॉप्ट तो किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनफोर्स कब से किया था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो नवंबर 26 1949 में कौन कौन से प्रोविजंस थे, आर्टिकल्स कौन कौन से थे, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जब ये हमने अडॉप्ट किया था तभी से कुछ कुछ आर्टिकल हमने इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट किए थे। तो वो कौन से आर्टिकल्स थे? तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, देखिए ये सीरीज है 5, 6, 7, 8, 9, देन 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। तो 391, 92, 93 ये सीरीज है, 380, 381, 379, 380, 381, 5, 6, 7, 8, 9। तो बीच के 60, 324 और 366, 367। तो ये कुछ आर्टिकल है जो 26 नवंबर 1949 से ही इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गए थे अप टू 26 जनवरी 1950। उसके बाद तो पूरा का पूरा संविधान ही लागू किया गया था। ओके, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर से स्टार्ट हुए थे इम्प्लीमेंट होना। ओके, तो कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 389, 88, 391, 392 एंड 393। अब जनवरी 26, 1950 जो है वो रेफ़र किया गया था टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। January 26 was specifically chosen as the date of commencement of the Constitution because of its historical importance। इसका क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था कि ये जो डेट थी, it was on this day in 1930 that पूर्ण स्वराज डे was celebrated। पूर्ण स्वराज जो दिन था उसको सेलिब्रेट किया गया था 1930 में ऑन 26 जनवरी। ओके,
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे जो था उसे सेलिब्रेट किया गया था। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए, उसकी याद में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनफोर्स किया था जनवरी 26, 1950 को। ओके, द डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन ऑन December 29 ऑफ द INC का जो लाहौर सेशन था उसमें कहा गया था कि हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए, इसको याद में रखने के लिए, इसको याद करने के लिए हमने जनवरी 26, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया था। ओके, देन with the commencement of the constitution, the Independence Act of 1947 and the Government of India Act 1935 with all enactments amending or supplementing the latter act were repealed। तो ये जो भी इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, या फिर जो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों रिपील हो गए थे। कब? जब हमारा संविधान लागू हुआ था जनवरी 26, 1950 को। ओके, then the abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 was however continued। जो प्रीवी पर्सेस का एक्ट था, प्रीवी काउंसिल का, वो 1949 के बाद भी कंटिन्यू रहा। अब देखिए, मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है वो कुछ फिलोसोफर्स द्वारा किया गया है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मेन जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि इट्स नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो पूरी तरह एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो क्रिटिक्स है वो मानते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट्स मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी, वो पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली क्या थी, नॉमिनेटेड थी। इस वजह से ये पूरी तरह इलेक्टेड नहीं थी पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। इसलिए बोला जाता है कि इट्स नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। और इसे इलेक्ट भी नहीं किया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट तो थी नहीं। ओके, देन नॉट अ सॉवरिन बॉडी। देखिए, सॉवरिन मतलब पूरी तरह आज़ाद नहीं थी। 1947 का जो भी एक्ट था उसने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको तो सॉवरिन दर्जा दिया था, लेकिन कहा जाता है कि एक नॉट अ सॉवरिन बॉडी, पूरी तरह आज़ाद नहीं थी। तो क्यों कहा जाता है? देखिए, द क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ सॉवरिन बॉडी एज इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल था उसके द्वारा इसे क्रिएट किया गया था। तो बेसिकली ये सॉवरिन बॉडी थी ही नहीं, क्योंकि इसका जो क्रिएशन था वही ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल द्वारा दिया गया था। ओके, फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हेल्ड इट्स सेशंस विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन देती थी तभी असेंबली उसके सेशंस कंडक्ट करती थी, ऐसा फिलोसोफर्स का मानना है। ठीक है, देन टाइम कंज्यूमिंग। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया है। ओके, दिस स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सिर्फ 4 महीने में बनकर तैयार हो गया था, टू कंप्लीट देयर वर्क। इन दिस कंटेक्स्ट नज़रुद्दीन अहमद, अब देखिए इनका एक स्टेटमेंट है कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो खुद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर इस ड्राफ्टिंग कमेटी को एक अलग नाम दिया था, अ न्यू नेम फॉर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो क्या नाम दिया था? ड्रिफ्टिंग कमेटी। ओके, नज़रुद्दीन अहमद ने, जो कि खुद मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कॉइन किया था, नाम दिया था। ओके, देन डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। क्या कहा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरी की पूरी तरह कांग्रेस द्वारा डोमिनेटेड थी। द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी। ग्रैनविले ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा था कि अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रिमार्क्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। एक पार्टी की कंट्री में एक पार्टी की ही ये बॉडी है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। किसका स्टेटमेंट है? ग्रैनविले ऑस्टिन। पूछा जा सकता है
कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ग्रैनविले ऑस्टिन। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। उन्होंने कहा था कि असेंबली ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है? इंडिया है। देन लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेशन। पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन थे? लॉयर एंड पॉलिटिशियन। तो इनका ही दबदबा था, डोमिनेशन था। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स एंड द पॉलिटिशियंस। दे पॉइंटेड आउट दैट अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो दूसरे सेक्शंस है सोसाइटी के दूसरे भाग जो है, वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। उनको सफिशिएंटली रिप्रेजेंट किया गया ही नहीं था। सिर्फ लॉयर और पॉलिटिशियंस का ही दबदबा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दिस टू देम इज़ द मेन रीज़न फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हो सकता है देखिए लॉयर्स जो थे वो पूरी तरह हावी थे, मतलब ज़्यादातर लॉयर ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खुद एक लॉयर थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो यही एक रीज़न है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका बल्कीनेस है, मतलब बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी जो लैंग्वेज है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो बल्कीनेस और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के पीछे पीछे का जो भी रीज़न है वो क्या है कि लॉयर और पॉलिटिशियंस द्वारा डोमिनेट की गई थी। देन डोमिनेटेड बाय हिंदूज़। अब कुछ ऐसा मानते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें हिंदूज़ का ही डोमिनेशन था। तो अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ हिंदू बॉडी या फिर हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड इट अ बॉडी ऑफ हिंदूज। लॉर्ड विस्काउंट साइमन जो है वो इसे क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ हिंदूज। और विंस्टन चर्चिल जो है उन्होंने कमेंट किया था दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट किसका है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसे रिप्रेजेंट करती है? सिर्फ एक सेक्शंस को ही, एक कम्युनिटी जो होती है मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया उसको ही रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये स्टेटमेंट है विंस्टन चर्चिल का। तो देखिए इसमें जो मेन स्टेटमेंट्स दिए गए, जैसे अ बॉडी ऑफ हिंदूज़ किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड विस्काउंट साइमन के द्वारा। देन विंस्टन चर्चिल का जो स्टेटमेंट है ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, इसको रिप्रेजेंट करती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो स्टेटमेंट है ये लिख के रखिए एक जगह पे और उसके सामने लिखिए कि किसने एक स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बनते हैं कि जो भी क्रिटिसिज्म है ऐसा तो डायरेक्टली पूछेंगे नहीं कि भाई लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि वन मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद बॉडी ऑफ हिंदूज़, किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है ऐसा पूछेंगे आपको। और जैसे कि हमने देखा था कि ग्रैनविले ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। तो ये स्टेटमेंट किसका है ये पूछ सकते हैं MCQs में। ओके, तो एक जगह पर एक स्टेटमेंट्स लिख के रखिए और उसके सामने उन स्टेटमेंट्स को किसके द्वारा दिया गया था उनके नाम लिखिए। ओके, देखिए अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए यहाँ पर। एलिफेंट वॉज एडोप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो सिंबल था वो एलिफेंट का था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्ट किया था। देन सर BN राव जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो नियुक्त किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे हमारे? सर BN राव। ओके, उनका अपॉइंट किया गया था एज अ लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन जो HVR अयंगार थे उनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देन SN मुखर्जी वॉज चीफ ड्राफ्ट्समैन। ये तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा जो थे उन्होंने कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हैंड राइट किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, जो लिखा गया था ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। इनके ऊपर एक MCQ पूछा जा सकता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा वो किसके द्वारा हैंड राइटन है। ठीक है, हैंड राइटन किसके द्वारा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। और फर्स्ट जो थे
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? तो सर BN राव। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे फर्स्ट सर BN राव, और लिखा किसके द्वारा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ओके। और जो नंदलाल बोस थे, इन्होंने डेकोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। जो भी आर्ट्स वगैरह बनाए थे ये किसके द्वारा बनाई गई थी? सर नंदलाल बोस। देखिए, द ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा। ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा और सर नंदलाल शांति निकेतन के नंदलाल बोस, इन्होंने ब्यूटिफाइड और डेकोरेट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। देन ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। तो कैलीग्राफ मतलब लिखा तो था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा, लेकिन उसको ब्यूटीफाई किया गया था। उस पर जो भी चित्रकारी थी वो किसने की थी? ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने। ओके। देन द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय वसंत कृष्णन वैद्य। इतना तो नहीं पूछेंगे, लेकिन याद रखिए कि कारीगरी जो थी उसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया था दो लोगों ने, नंदलाल बोस ने और BO राम मनोहर सिन्हा ने। और जो हैंड रिटन था, लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा। ओके। देन देखिए एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है असेंबली में ये दिया गया है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, देन इम्पोर्टेंट है अब इसमें कि जो फर्स्ट मिनिस्ट्री बनी थी कांग्रेस की, तो कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास थी ये इम्पोर्टेंट है। तो दो चीज़ें, एक तो इंटरिम गवर्नमेंट बना था और दूसरा बना था फर्स्ट जो भी हमारी असेंबली थी वो। ठीक है, ये नोट्स वगैरह दिए गए हैं थोड़े, इस पर दो टेबल दिए गए हैं। देखिए, दो टेबल इम्पोर्टेंट है। एक तो मिनिस्ट्री किसके किसके पास थी वो, और एक इंटरिम मिनिस्ट्री। तो दोनों की टेबल जो है वो याद कर लीजिए। ओके, तो ठीक है, अगले सेशन में देखेंगे। तो आज यही तक एंड करते हैं, और शायद ये सेशन भी बहुत लंबा हो गया है। तो अगले सेशन में देखेंगे कि दो टेबल जो है इंतरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी हमारे, तो किसके पास कौन कौन सा चार्ज था, उस पर ज़्यादातर से MCQs पूछे जाते हैं। ओके, तो ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।